अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। साहिर लुधियानवी ने कहा था, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हर उरूज को ज़वाल है और हर जुल्म की इंतहा है और फिर उसके बाद उसका ख़ातिमा है। इज़राइल का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, जो 5 बार पहले भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, 1996, 1999, 2001, 2009, 2021 और फिर उसके बाद 2022 में वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ। अब उसकी वज़ारत उज़्मा और उसका जो इक़्तिदार है वो सिर्फ़ एक सीट की दूरी पर है। अहम इत्तेहादी जमात UTJ, यूनाइटेड तोरा जुडिज़म पार्टी ने अपने आप को अलहदा कर लिया है और अब ये मखलूत हुकूमत सिर्फ एक सीट की दूरी पर है। इज़राइल के जो पार्लियामेंट है उसमें 120 मेंबरान हैं और अब सिर्फ नेतन्याहू के पास 61 लोग हैं और 61 में से अगर एक और मेंबर भी अलहदा हो जाता है तो फिर नेतन्याहू की वज़ारत उज़्मा अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। जुल्म की दास्तान ये यहाँ ख़त्म हो जाएगी और अब इत्तलात ये हैं कि शैज़ पार्टी भी अपने आप को अलहदा करने पर सोच रही है। आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से अवामिल हैं कि नेतन्याहू के इक़्तिदार के ख़ात्मे की जानिब और उसके इक़्तिदार के सूरज को ग़ुरूब कर रहे हैं। साथ ही साथ नेतन्याहू का जो किरदार है वो बड़ा दिलचस्प है। नेतन्याहू पे अदालत की तरफ से भी किसी किस्म के कोई रिलीफ नहीं मिलने का इम्कान है। 2 हफ्ते पहले जो अदालत में समाअत हुई थी, मज़ीद इल्तवा मांगा गया था। अदालत ने कहा था कि अब मज़ीद इल्तवा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि नेतन्याहू के वकील ने यह भी इस्तदा की थी, ये भी प्रेयर की थी कि ईरान के साथ जंग की वजह से नेतन्याहू सिक्योरिटी मामलात में बहुत मसरूफ़ हैं, इसलिए उन्हें मज़ीद इल्तवा दिया जाए, लेकिन अदालत ने इल्तवा देने से इनकार किया था। ये केस भी बड़ा दिलचस्प है। ये दुनिया में जो इंसाफ की बात करता है और साथ ही साथ जो बर्बरियत से भरा हुआ वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो ईमानदारी की बात करता है, वो तो यहूदिज़म के ऊपर एक धब्बा साबित हो रहा है। $2,60,000 के तहाइफ हैं, जिसमें सिगार भी है, ज़ेवरात भी हैं और शैम्पेन भी है जो उसने वसूल की है। ये केस उस पर चल रहा है। दूसरे मानों में कहें तो नेतन्याहू भी तोशाखाना से मुस्तफ़ीद होता रहा है और उस पर यह केस चल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उसकी अपनी जो रेपुटेशन है वो मुतासिर हुई है। लेकिन सबसे अहम मामला जो है UTJ का अलहदा होना है। UTJ की तरफ से जिस तरह की इस वक्त तक अप्रोच रखी गई है, ये वो जमात है। इज़राइल में 95 लाख यहूदी बसते हैं और इन 95 लाख यहूदियों में 13% यहूदियों की नुमाइंदगी करती है ये जमात। इज़राइल का जो तरीक़ाकार है इंतखाब का कि कोई जमात अगर 3.25% वोट हासिल कर लेती है तो फिर उसको ईवान के अंदर नुमाइंदगी दी जाती है। वैसे तो वहाँ भी मामलात यही हैं कि अगर फ़ाइनेंस बिल को मंजूर ना करवाया जा सके तो फिर हुकूमत ख़त्म हो जाती है, या जो सादा अक्सरियत है वो वज़ीर-ए-आज़म खो दे तो फिर हुकूमत ख़त्म हो जाती है। और अब सादा अक्सरियत खोने से तकरीबन 1 सीट की दूरी पर है नेतन्याहू। अब जो सारा मामला है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नेतन्याहू एक जानिब मुलाकातें कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से भी उसने मुलाकात की है, लेकिन उसके अपने मुल्क में उसके लिए ज़मीन गर्म हो चुकी है। 95 लाख जो यहूदी आबाद हैं, इनमें 13% की नुमाइंदगी करती है जमात जिसको UTJ कहा जाता है, जिसके पास 11 सीटें हैं। उसने अपने आप को अलहदा कर लिया है और वो जो एक कानून साजी है उस कानून साजी पर उन्होंने कहा है। UTJ के बारे भी कोई हम बहुत अच्छी बात नहीं रख सकते हैं। ये उन 13% यहूदियों को रिप्रेजेंट करती है जो इंतहा पसंद हैं। सादा अल्फाज में मैं आपको समझा सकूं कि जिस तरह BJP उन 33% हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है जो इंतहा पसंद हैं और RSS के नज़रिए पर चलते हैं, इसी तरह ये उन 13% यहूदियों को रिप्रेजेंट करने वाली जमात है जिसको हम UTJ कहते हैं। शैज़ पार्टी भी अब अलहदा हो जाएगी और शैज़ पार्टी अगर अलहदा होती है तो नेतन्याहू की वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो जाएगी। अर्ली जो इंतखाबात हैं उसके इम्कानात अभी मौजूद नहीं हैं। वो जनवरी 2026 या फरवरी 2026 में उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू वो शख्सियत है, वो वज़ीर-ए-आज़म है जो 1996 में, 1999 में, फिर 2009 में और 2021 में ये वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फ़ाइज़ रहा है और ये 5वीं बारी है इसकी। 2022 में ये जब वज़ीर-ए-आज़म बना है और ये इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा है। नेतन्याहू एक सेकुलर यहूदी घर में पैदा हुआ है। इसकी परवरिश यरूशलेम में हुई है और फिर उसके बाद अमेरिका में हुई है। नेतन्याहू जो है उसने कंस्ट्रक्शन के शोबे में ग्रेजुएशन की हुई है, लेकिन नेतन्याहू की जो अप्रोच है वो एक जालिम और एक बेरहम किस्म के साहिब इक़्तिदार शख्स की है। नेतन्याहू जब अपने तख्त पे
بیٹھا ہے تو یہ اس بات پہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ UTJ اور اس جیسے دیگر جو انتہا پسند یہودی ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو غزہ کے اندر اس نے بربریت شروع کی تھی یہ اس کے اقتدار کی ضامن بن جائے گی۔ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے جنگی مجرم قرار دیے جانے کے بعد بھی نیتن یاہو کو اپنے گھر میں کرپشن کیسز کے سامنے کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے اس نے نیتن یاہو کا جو سینٹیمنٹ ہے اسرائیل کی پبلک میں اس کو خاصا متاثر کیا ہے، اور نیتن یاہو ان سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے اب جو اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی تعداد عوام کی یہ ہے کہ ہمارے جو یرغمالی ہیں حماس کے پاس وہ کسی طرح چھوٹ جائیں اور ہمیں جو ہے اب اس ساری سلسلے کو روک دینا چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ کے بھی مذاکرات چل رہے ہیں حماس کے ساتھ ڈائریکٹ۔ نیتن یاہو کی ان ساری پالیسیز کو دیکھتے ہوئے اب جو اسرائیل کے اندر حالات نے کروٹ لی ہے اور اسرائیل کے عوام نے جس طرح خود کو نیتن یاہو کی ان پالیسیوں سے ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد اب اس کا اقتدار صرف ایک سیٹ کی دوری پر ہے۔ اگر جو 61 سیٹوں کی حمایت اس کو اس وقت حاصل ہے، ایک ممبر بھی دائیں بائیں اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیتن یاہو وزیر اعظم نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے بھی جو باتیں ہو رہی تھی، کرپشن کے کیسز ہوں یا ایران سے متعلق پالیسیز ہوں یا غزہ کے اندر جو ظلم ہو، دنیا بھر میں رہنے والے جو امن پسند یہودی ہیں وہ بھی غزہ میں نیتن یاہو کی بربریت کا دفاع نہیں کر رہے تھے۔ یہاں تک حالات یہاں تک پہنچے کہ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑا کہ ایران کے ساتھ جو ایک طاقت کے خمار میں ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی اسرائیل نے، آخری 2 دن میں اسرائیل کو بڑی مار پٹی، یہ امریکی صدر نے کہا ہے۔ اب یہ جو سارے حالات انفولڈ ہوئے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ جو سارے سلسلے ہیں، نیتن یاہو کا اقتدار ڈھولنے لگا ہے۔ لیکن یہ وہ شخص ہے کہ جو 5 بار وزیر اعظم بن چکا ہے، یہ 6ٹھی بار بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے اسرائیل کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اسرائیل کی اسٹیٹ پالیسی میں بربریت کو، جارحیت کو، انتہا پسندی کو اور ظلم کو فروغ دیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اسرائیل کے مالی حالات اس قدر کمزور کر دیے ہیں کہ اسرائیل جس کو یہ زوم تھا اور جس کو یہ بھروسہ تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہیں اور وہ دنیا کے سب سے بڑے ملک امریکہ کو مجبور کیے ہوئے ہیں کہ امریکہ کا انحصار بھی اسرائیل پر ہے، لیکن اب نیتن یاہو کی پالیسیز کی وجہ سے وہ معاشی طاقت بھی نہیں رہی۔ جنگوں کی وجہ سے اسرائیل کو خاصا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو غیر انسانی سلوک غزہ کے اندر کیا گیا ہے، 55,000 لوگوں کو شہید کیا گیا اور ان شہید ہونے والوں میں 40,000 تعداد بچوں کی ہے۔ یہ وہ تمام حالات و واقعات ہیں جنہوں نے اسرائیل میں بسنے والے اکثریتی یہودیوں کو نیتن یاہو کے خلاف کر دیا ہے۔ اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کا ٹھکانہ کیا ہے۔ نیتن یاہو اگر وزیر اعظم نہیں رہتا تو یہ بات کلیئر ہے کہ نیتن یاہو جیل میں ہوگا، نیتن یاہو کرپشن کے کیسز میں جیل میں ہوگا۔ نیتن یاہو اگر اسرائیل کی جیل میں نہیں ہوتا تو عالمی عدالت انصاف کی طرف سے نیتن یاہو کو کے خلاف جو جنگی جرائم ہے اس کی کارروائی کرنے کی جو کیس چل رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اور سب سے بڑھ کے اسرائیل کی ریاست اب یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی ہے کہ نیتن یاہو کی پالیسیوں کے باعث اسرائیل کی جو سفارتکاری ہے اور اسرائیل کی جو شراکت داری ہے امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ، ان کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ ان سارے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان سارے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اب اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا شفٹ ہونے جا رہا ہے، اور اقتدار میں اسرائیل میں یہ المیہ رہا ہے کہ اسرائیل میں کبھی بھی اکثریتی جماعت حکومت نہیں بنا پاتی ہے۔ اسرائیل کا جو نظام ہے انتخاب کا وہ مختلف ہے، اور کوئی ایک جماعت اکثریت لے کر ایوان میں نہیں آتی ہے۔ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے اس کو کسی نہ کسی اتحادی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیعہ پارٹی اس وقت نیتن یاہو کے ساتھ تھی، UTJ اس وقت نیتن یاہو کے ساتھ تھی، لیکن اب انہیں بھی المیہ تو یہ ہے کہ نیتن یاہو کی انتہا پسندی اتنے عروج پہ جا چکی ہے کہ یہ سب سے زیادہ انتہا پسند اور کٹر یہودیوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی UTJ، اور اب یہ بھی اگر علیحدہ ہو رہی ہے تو خود سوچئے کہ نیتن یاہو کی آئسولیشن، اس کی علیحدگی اور اس کی تنہائی کس ڈگر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نیتن یاہو کی جو اپنی جماعت ہے اس کے اندر بھی اس کے خلاف بہت زیادہ رفٹ پائی جاتی ہے، اور کچھ جو انٹرنیشنل میں عالمی جو اینالسٹ ہیں جو اسرائیل کے معاملات کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں یہ بھی امکانات ہیں کہ اپنی ہی جماعت کے اندر کوئی نیتن یاہو کے خلاف کوئی کیمپین یا کوئی سلسلہ شروع ہو سکے، اور یہ صرف ایک سیٹ کا فرق رہ گیا ہے۔ اس ایک سیٹ کے فرق کے ختم ہونے کے بعد نیتن یاہو کی ظلم کی داستان اپنے اختتام کو پہنچے۔ لیکن نیتن یاہو کے دور میں اسرائیل کو ملا کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ نیتن یاہو کی طرف سے جو ظلم کیے گئے ہیں غزہ کے لوگوں پہ، کیا وہ سب سے بڑے اسرائیل کے زوال کی وجہ بنے ہیں؟ ایبسلیوٹلی۔ کیا
नेतन्याहू के दौरे इक़्तिदार में जो ख्वाहिश और जो मर्ज़ी रही है इज़राइल की रियासत की कि उन्हें सऊदी अरब भी कबूल करे और उन्हें दीगर ममालिक कबूल करें, क्या वो कर पाए हैं? एब्सोल्युटली नॉट इसका आंसर है। नेतन्याहू ने जो अपने जंगी अज़ाइम का इजहार किया, अभी इज़राइल की रियासत ये भी सोचती है कि वो ममालिक जो न्यूट्रल थे इज़राइल के मामले में वो भी अब हमारे मुखालिफ हो गए हैं। नेतन्याहू अमरीका के साथ मिला, लेकिन कल तक वो इज़राइल जो अमरीका पे अपना एहसान जताता था, अमरीका उसका एहसानमंद था। अब ईरान इज़राइल जंग के बाद इज़राइल को अमरीका का एहसानमंद होना पड़ा है, क्योंकि जो हमला अमरीका की तरफ से किया गया ईरान पर वो इस बात का सबूत है कि इज़राइल का दिफाई निज़ाम इतनी ज़्यादा सपोर्ट के बावजूद वो नाकाम हुआ है। और अमरीका अगर इज़राइल की मदद को ना आता तो ईरान फातेह बल्कि हो सकता है कि इज़राइल का खात्मा कर देता। सबसे बड़ा जो सेटबैक रहा है इज़राइल की रियासती पॉलिसी में, और जो वो समझते हैं कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि यूरोप जैसे इत्तेहादी अब इज़राइल के साथ नहीं रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म किर स्टारमर भी अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं। फ्रांस अपने आप को इज़राइल से दूर कर चुका है। यूरोप के दीगर ममालिक जो हैं वो अपने आप को इज़राइल की पॉलिसी से दूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सेंटिमेंट ये भी है कि वो जिस बात को बुनियाद बना के माइग्रेशन करके पोलैंड से, हंगरी से, जर्मनी से हिंदू यहाँ पहुँचे थे, उनके उस नज़रिए को भी नुकसान पहुँच रहा है। इज़राइल की रियासत ये समझती है कि बैलफोर हो या अब्राहम अकॉर्ड हो, नेतन्याहू की पॉलिसियों की वजह से अब सफारती सतह पर हम उनसे मुतालिक भी बात करने की पोजीशन में नहीं हैं। ये वो तमाम हालात व वाक़यात हैं। इन तमाम हालात व वाक़यात को देखते हुए नेतन्याहू के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू को अमरीकी रियासत और इज़राइली थिंक टैंक्स अब इस तनाजुर में तोल रहे हैं कि नेतन्याहू की पॉलिसियों का फ़ायदा इज़राइल को हुआ या अमरीका को हुआ। तो ओवरऑल बाय एंड लार्ज सारे इस नुक्ते पे पहुँचे हैं कि नेतन्याहू की पॉलिसियाँ अपने आप को बचाने के लिए थीं। नेतन्याहू की पॉलिसियाँ अपनी वज़ारत उज़्मा कायम करने के लिए थीं। नेतन्याहू की पॉलिसियाँ अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए थी। नेतन्याहू की पॉलिसियां अपने उन गुनाहों को छुपाकर कवर हासिल करने के लिए थी जो उसने की हैं। इस वक्त भी नेतन्याहू UTJ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर UTJ नहीं मानती और ये यूनाइटेड तोरा जुडिज़म पार्टी नहीं मानती और शेज़ भी अलहदा होते हैं, तो फिर अगले 24 से 48 घंटे में नेतन्याहू के इक़्तिदार का खात्मा यकीनी है। लेकिन नेतन्याहू का ये खात्मा बहुत से सवालात को जन्म देता है। अगर इज़राइली कौम उन सवालात के जवाब जान लेगी तो आज के बाद किसी ऐसे शख्स को मसनद इक़्तिदार पर नहीं बिठाएगी कि जो इंसान को इंसान न समझता हो। और फिर एक निज़ाम रब्बी है, रब्बे कायनात का भी एक निज़ाम है। वो बच्चे जो शीर ख्वार थे, वो बच्चे जिनको माओ ने छातियों के साथ लगाया था और इजरायली तैयारों ने बम फेंके और माँ भी शहीद, बच्चे भी शहीद। वो बच्चे जो अस्पतालों में पड़े थे, वो बूढ़ी माओ जो बाएँ जो अस्पतालों के अंदर शहीद हुई हैं, उन तमाम की आहें, सिसकियाँ वो भी कहीं ना कहीं कारगर ज़रूर हैं। एक मामला मैं ये समझता हूँ, बतौर मुसलमान मेरा ये अक़ीदा है कि रब्बे कायनात का भी एक इक़्तिदार है जिसको कभी कोई ज़वाल नहीं है, जिसको हमेशा दवाम है। और रब्बे कायनात के इक़्तिदार के अंदर भी एक छूट है। अब लगता है कि इज़राइल और नेतन्याहू के लिए ये छूट ख़त्म हो चुकी है। इजरायली जब बैठेंगे, वो खाता खोलेंगे 2022 से लेके अब तक नेतन्याहू के इस दौरे इक़्तिदार का, तो उनको लग पता जाएगा कि वो क्या करते रहे हैं। और जब अब जो उनके साथ हो रहा है, क्या वो उनके अपने ही हाथों के किए हुए नहीं हैं, क्या अपने ही हाथों के करतूत नहीं हैं? ये तमाम वो सवालात हैं। आज के इस वीलॉग पे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।